Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd, Atoms and Molecules. New topic is Atomic Mass. ठीक है, तो आज हम एटॉमिक मास से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने कल भी आपको बता दिया था पार्ट 2 के अंदर कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है. ठीक है, आज थोड़ा बहुत बताऊंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है. ध्यान से सुन लेना. ठीक है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना एटॉमिक मास क्या होता है. सबसे पहले सुनो कि आपको पता है हमें एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है कि हमें एटम का मास निकालना है. हर एक सिंगल एटम का मास निकालना है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास. और आपको ये भी पता होना चाहिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मास जल्दी से निकाल सकें. एटम का मास निकालना है जो हमें दिखाई नहीं देता. ठीक है, और जिसका साइज़ क्या है, जिसका साइज़ आपको पता है इतना है 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, मतलब इतना छोटा साइज़ का एटम है, इसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं. तो इसी के वे में काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया बेटा, काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि हम जो एटम का मास है वो कैसे निकालें, क्योंकि ये हमें नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मास कैसे निकाल सकते हैं. तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो हमारे पास एटम था वो कौन सा चूज़ किया था, हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बेस पे सभी जितने भी एटम हैं हमारे पास, ऑक्सीजन एटम, सोडियम, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का मास क्या करना था, फाइंड आउट करना था. और आपको पता है हाइड्रोजन जो एटम होता है सबसे पहला एटम होता है. ठीक है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के मास के बराबर होगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है. ठीक है, तो प्रोटॉन का मास लिख के हमने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन का क्या निकाला, सबसे पहले मास निकाला. ठीक है, जब हमने हाइड्रोजन का मास निकाल लिया तो उस हाइड्रोजन की जो वैल्यू आती थी वो आती थी समथिंग कितनी, मैंने आपको बताई थी कल, 1.00 समथिंग इतनी वैल्यू आती थी. ठीक है, हाइड्रोजन के मास की. ठीक है, अब उसका कंपैरिजन करवाना था. इसकी हेल्प से इसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया कि इसकी हेल्प से हम अदर एलिमेंट का या अदर एटम का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे. लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब इसको किसी अदर एलिमेंट के मास से डिवाइड करते थे, जब बैलेंस करते थे. ठीक है, बैलेंस का आपको पता है, जैसे 1 kg यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे 1 kg रखा है और यहाँ पे क्या है, पॉइंटों में है, तो क्या 1 kg ऐसे बैलेंस हो जाएगा, नहीं होता. तो इसलिए इसका जो क्या था हमारे पास मास क्या था, पॉइंट्स के अंदर था. इसलिए अदर एलिमेंट का जो मास आ रहा था वो भी किस में आ रहा था, पॉइंट्स के अंदर आ रहा था. ठीक है, इसलिए हमने हाइड्रोजन एटम को नहीं लिया. फिर उसके बाद हमने किसको लिया था बेटा, ऑक्सीजन एटम को. ऑक्सीजन एटम है तो सही था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अदर एटम्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था बेटा, कंपाउंड तैयार करता था. और उस कंपाउंड का जो हमारे पास वैल्यू आता था वो किस में आता था, फ्रैक्शन में आता था, डेसिमल में आता था. इसलिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन को भी निगलेक्ट कर दिया. उसके बाद हमने कौन चूज़ किया बेटा, कार्बन एटम चूज़ किया. मैंने आपको बता रखा है कार्बन एटम क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो मेनली इतने ज़्यादा जो हमारे पास क्या होते हैं अदर एलिमेंट हैं इतना ज़्यादा उनके साथ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मेनली बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट होता है हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर. ठीक है, आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सराउंडिंग एरिया के अंदर वो कार्बन से मिलकर बनी हैं. तो कार्बन का कौन सा एलिमेंट हमने चूज़ किया, कार्बन 12. कार्बन 12. ठीक है, 12 क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ये तो आपको पता है. ठीक है, तो कार्बन 12 हमारे पास आइसोटोप था, उसको चूज़ किया. अब सुनो, इसका जो एटॉमिक मास है हमने निकाला कैसे है. ठीक है, हमने कार्बन जो था, कार्बन के एटम को 12 बार क्या कर दिया, पीसीस में डिवाइड कर दिया. देखो 12 पीसीस में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो उसका एक पीस आपने उठा लेना है. 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, एक पीस उसका उठा लो. जो उसका एक पीस होगा, किसका, कार्बन एटम का जो एक पीस होगा, उसके 12 पीस कर दिए. जो उसका एक पीस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के क्या होगा, बराबर होगा. एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं ऐसे यूनिट जो अदर एटम को क्या करते हैं बेटा, अदर एटम का मास मेजरमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं एटॉमिक मास
यूनिट, ठीक है। मतलब जो अदर एटम का क्या करते हैं, मास मेजरमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, मतलब 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। मतलब एक ही पार्ट हमने उठाया था, ठीक है। मतलब कार्बन इतना बड़ा है, कार्बन के 12 पीसीस कर लिए, 12 पीसीस के अंदर उसको डिवाइड कर लिया, सिर्फ उसमें से एक पार्ट उसका क्या कर दे हम, मान लो ये A1 वाला पार्ट है, उसका उठा लिया, तो इसका मान लो कि ये 1 वाला पार्ट है, ये 1 वाला पार्ट जो है हमने उठा लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 AMU के इक्वल होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसको मेजरमेंट करने के लिए, एटॉमिक मास यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए। बाद में ये जो AMU था इसको चेंज कर दिया गया था बेटा 1U के अंदर। U का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, यूनिफाइड मास, ठीक है। मतलब 1 AMU को चेंज कर दिया गया था बाद में यूनिफाइड मास के अंदर, मतलब किसका मास, एटॉमिक मास हर एक सिंगल एटम का, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने निकाल दिया था किसका बेटा, हर एक एटम का मास निकालना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, उसके पीछे क्या लगा दिया U, तो उसका मास निकल गया। कार्बन का कितना होता है 12, उसके पीछे लगा दिया U, क्योंकि U की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, U की क्या वैल्यू होती है, 1 ही होती है, ठीक है। नाइट्रोजन 14U, आपने ऐसे ही याद रख लेना इसको। ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U। ऐसे करके आपने सभी एटम की क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, सभी एटम का अलग अलग मास निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का 1U है, कार्बन का 12U है, नाइट्रोजन का 14U है, ऑक्सीजन का 16U है, सोडियम का 23U है। तो सिर्फ आपने इतना याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा एटम का, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बोलते हैं। कैसे, मान लो कि हमारे पास 2 एटम हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक H है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है हमारे पास H है, ये दोनों आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, तो HH क्या बनता है, H2 भी बनता है, ठीक है। और देख लो O है, O के साथ एक और जुड़ जाए तो क्या बनेगा, O2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सभी किसकी फॉर्म में है बेटा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम का, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो कि केमिकली एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्डेड हैं, उनको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है कंपाउंड का। कैसे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे हो सकता है कंपाउंड का, कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, कंपाउंड क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, हमारे पास एलिमेंट की, जिसके अंदर एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, आपस में टुगेदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि H, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है H2 और O, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाटर, ठीक है। तो ये वाटर किसकी फॉर्म में है, कंपाउंड की फॉर्म में है, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, और कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, मैंने आपके अभी बताया था H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो कंपाउंड क्या है हमारे पास, कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है कंपाउंड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। तो कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स ही होगा। सो ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म
मॉलिक्यूल। एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, वो क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? सेम एलिमेंट के कैसे होंगे? अगर H मिल गए H2 बन गया, OO मिल गए तो क्या बन गया, O2 बन गया। या हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या हो, एक O है दूसरा H ले लो, ठीक है, तो तब भी क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूल अराइज हो जाएंगे। मतलब सेम एलिमेंट के दोनों आपस में मिलेंगे एटम, तभी भी हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट के हमारे पास आपस में एटम मिलेंगे तब भी हमारे पास क्या बन सकता है, मॉलिक्यूल हमारे पास बन सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट इज नोन एज ए मॉलिक्यूल, जो कि आपस में केमिकली बाउंडेड होते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज नोन एज ए मॉलिक्यूल। ओके, अब आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता लग चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो हमारे पास केमिकली बॉन्डेड हों उनको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल हैं किसी एलिमेंट के, तो एलिमेंट होगा तो उसके अंदर सेम टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के तो एटम हो ही नहीं सकते। एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं। जैसे आर्गन है तो उसके अंदर आर्गन के एटम होंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम ही होंगे, दूसरे उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि एलिमेंट हमेशा क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है एटम की, इसलिए। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अब मॉलिक्यूल निकालना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सुनो ध्यान से। सबसे पहले मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल है आर्गन और हीलियम। ठीक है, तो आर्गन और हीलियम जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं आर्गन और हीलियम के एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको बेटा, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, आर्गन और हीलियम। इनके जो मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, दैट इज नोन एज ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे, अगर आर्गन है तो ये आर्गन रहेगा, इसका ऐसे नहीं होगा। हीलियम है तो ये हीलियम ही रहेगा, इसका ऐसे नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अब समझ में आया? तो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने, दैट इज नोन एज ए दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें 2, 3, 4 ऐसे नहीं होते कुछ भी। ठीक है, सिर्फ AR है तो AR ही रहेगा, H ही है तो H ही रहेगा। मोनोएटॉमिक का हमेशा मीनिंग होता है जिसके अंदर एक ही एटम हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर होता है हमारे पास बेटा ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन को देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन। और आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन अकेला ऐसे नहीं होता। जैसे आर्गन अकेला क्या है, AR है और H ही है। ठीक है, ऑक्सीजन अकेला O नहीं होता, उसके अंदर कितने एटम होते हैं, ऐसे होता है। ऑक्सीजन हमारे पास कैसे फाउंड होता है, ऐसे, मतलब O और O ऐसे फाउंड होता है हमारे पास ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन ऐसे फाउंड होता है तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, 2 एटम से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज ए डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। डाया मीन्स 2। ठीक है, तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं बेटा, जो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो बेटा O3 आपको पता होना चाहिए, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि इसके जो हमारे पास इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना है, 3 एटम से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल, जो एक एटम से मिलकर बना है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम से मिलकर बना है डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, 3 एटम से मिलकर बना है ट्रायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये 1, 2, 3 ये मोनोटॉमिक है, डायाटॉमिक है, ये ट्रायाटॉमिक है, ये निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या होता है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग इन ए मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर हैं उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। जैसे देखो यहाँ पे अब हमने इनकी एटॉमिसिटी निकालनी है। आर्गन की एटॉमिसिटी निकालोगे तो आर्गन के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो आर्गन की एटॉमिसिटी क्या आएगी? 1। ठीक है, हीलियम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? एक ही मॉलिक्यूल से बनता है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 1। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? 2 मॉलिक्यूल से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? 2 से, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? 2 मॉलिक्यूल से, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। अगर मैं आपको कहूँ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। अब आपको पता लग गया कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कि जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर कंसिस्ट हैं उसको कहेंगे बेटा एटॉमिसिटी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल निकालने हैं हमने कंपाउंड के, और आपको पता है कंपाउंड कब तैयार होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं बेटा, आपस में टुगेदर केमिकली बॉन्ड होते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तभी हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड तैयार होगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम होंगे। जैसे मान लो कि वाटर है, तो वाटर किसकी फॉर्म में है? कंपाउंड की फॉर्म में है। इसके अंदर H भी है और O भी है, तो ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो एटम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट एटम को मिला के हमारे पास क्या तैयार होता है बेटा? कंपाउंड तैयार होता है, और उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल होंगे, ये देखो, ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना? कंपाउंड बना। इनके मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना? अमोनिया कंपाउंड बना। इनके मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना? ये कंपाउंड तैयार हुआ। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? ये होता है। जैसे वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सबसे पहले है, आपको पता है वाटर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अमोनिया के अंदर क्या होता है? NH3 होता है फॉर्मूला, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन होता है, प्लस इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, याद रख लेना। ठीक है, अब इसकी अगर रेशो निकालना चाहे तो रेशो कैसे निकलेगी? मान लो जैसे वाटर है, वाटर की रेशो निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 का कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये क्या आ गया हमारे पास? इन दोनों की रेशो आ गई। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, तो 1:8 रेशो, तो इनका हमारे पास जो रेशो आएगा मास का वो 1:8 आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। एक और देखो, अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है? NH3, यही होता है हमारे पास। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? मैंने पीछे बता रखा था, अभी देखो आप जाके पीछे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3, तो इसकी रेशो आ गई। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसका देखो CO2 है, इसका मास रेशो निकालना है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, याद रख लेना, कार्बन का मास 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32, तो यहाँ पे कितना आएगा? 32। अगर आपसे कुछ चीज़ कटती है तो काट सकते हो। ठीक है, जैसे ये कितने पे जाएगा? 3 पे जा सकता है, 3 चौके 12, और ये 3 पे जा सकता है क्या? जा सकता है या नहीं? नहीं जाएगा, तो इसका मीनिंग 2 पे काट दो। ये 2 पे कितना आएगा? 6 आएगा। ये 2 पे कितना आएगा? 16 आएगा। इसकी ये रेशो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, कंपाउंड जो थे उनकी अलग अलग रेशो हमने लिख ली है। जैसे H2O की रेशो क्या है? ये है। NH3 की रेशो क्या है? ये है।
ठीक है, और CO2 की रेशियो क्या है, ये है। आपको इसके अंदर रेशियो निकालनी कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि इसकी रेशियो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रेशियो निकालना, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड जो होते हैं उनकी रेशियो ऐसे ऐसे डिवाइड हो सकती है, ठीक है। सिर्फ आपने इसके अंदर इतना याद रख लेना है कि मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है आयन के बारे में, ठीक है। आयन क्या होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन हम बाद में कर लेंगे, पहले आयन के बारे में समझाता हूँ आपको कि आयन हमारे पास क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, आपको पता है एटम होता है, ठीक है। अब मान लो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको पता है, प्रोटॉन होते हैं, ये भी आपको पता है, न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी हमारा जो एटम है, एक एटम हमारा न्यूट्रल कब होता है, एक एटम हमारा न्यूट्रल कब होता है, एक एटम न्यूट्रल तब होता है जितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे इसके अंदर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास उसके अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी हमारे पास क्या होता है, हमारा एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। कभी भी एटम के ऊपर आपने चार्ज देखा है, नहीं देखा ना। तो एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। किस लिए, क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ओके। ये तो आपको पता लग गया। अब मान लो कि हमारे पास कि सपोज कर लो कि किसी एटम को क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया, ठीक है। मतलब बाहर से ये हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है हमारे पास, इसने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, ओके। बाहर से क्या किया बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको चाहिए था, इसने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ओके। जब ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपको पता था जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तभी तो हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब हमने क्या कर लिया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस एटम ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, बताओ मेरे को, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास पहले एटम क्या था, न्यूट्रल था, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही उसके अंदर क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे, एटम क्या था, न्यूट्रल था। अब बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन ये एटम लेगा तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यही किसकी फॉर्म में होगा बेटा, आयन की फॉर्म में होगा। जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आपको पता लग गया आयन क्या होते हैं, ठीक है, कि जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो, इसका अपोजिट कर लो, इसका अपोजिट कर लो कि इसने इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन देना है, बाहर किसी को डोनेट करना है, मतलब इसके पास फालतू में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसने क्या करना है, डोनेट करना है, किसी को देना है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसमें से, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो इस एटम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या निकालेगा, एक बाहर निकालेगा। तो आपको पता लग गया, जब ये एटम, न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, डोनेट कर रहा है किसी को, किसी अदर एटम को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब सुनो डेफिनेशन, बिल्कुल अब सिंपल हो गया, अब तो डेफिनेशन ही है बच्ची।
तो आयन क्या होते हैं? द चार्ज स्पीसीज इज नोन एज ए आयन। कि हमारे पास जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, किसी से लेता है, या इलेक्ट्रॉन दान कर दे या किसी से ले, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? आयंस बोलते हैं। जब आप हमारे पास कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या डोनेट कर दे या वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले, तो उसी फॉर्म में हमारे पास उस एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है, उसी चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? आयंस बोलते हैं। अब ये जो चार्ज हैं दो टाइप के होते हैं, ये जो आयन है दो टाइप के होते हैं। कैसे? ए नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, जिसके ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज आए, उसको क्या बोलते हैं? अनायन। और अनायन कब बनेगा? जब ये एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेगा? लेगा। ये एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तभी इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसी को क्या बोलते हैं बेटा? अनायंस। समझ में आ गया? और जब ये क्या करेगा बेटा? ए पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा बेटा? अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? कटायन। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? अनायंस, और ये हमारे पास क्या आएगा? कटायंस। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने ये बताना है कि आयन क्या होते हैं? जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है या किसी से लेता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं आयन। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कटायन, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अनायंस। बस सिंपल सा याद करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा वैलेंसी के बारे में, कि हमारे पास वैलेंसी होती क्या है। सुनो ध्यान से, इसके अंदर वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। मतलब कितनी तेजी से हमारे पास एलिमेंट एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं कितनी जल्दी, उसको बोलते हैं वैलेंसी। मान लो कि जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या होता है? 2H होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो 2H और ऑक्सीजन आपस में कितनी जल्दी कंबाइन होते हैं। ठीक है, उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम बेटा? वैलेंसी। ठीक है, सो वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। मतलब कितनी जल्दी हमारे पास कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, दो एलिमेंट, उनके जो एटम है कितनी जल्दी केमिकली बाउंड होते हैं, कितनी जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया होगा वैलेंसी क्या होती है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, आपको पता होगा केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। ये देखो HCl, NaCl, ठीक है, H2O, ठीक है, CO2, ये सब कैसे बने? HCl, NaCl, H2O, CO2, ये कैसे बने हमारे पास। ठीक है, तो इनको अगर आपने बनाना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता करना पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो केमिकल फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर उसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे हमारे पास क्या है? ये HCl है, तो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का H आ गया, क्लोरीन का आ गया Cl, दोनों को आपस में कंबाइन किया तो क्या बना? कंपाउंड बना। ये भी उसकी फॉर्म में है, ये भी कंपाउंड की फॉर्म में। मान लो ये सब, मान लो कि सपोज कर लो ये कंपाउंड की फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो ये कंपाउंड की फॉर्म में चेंज हुए, ये भी उसकी फॉर्म में, ये भी उसकी फॉर्म में चेंज हुए, ये भी क्या हुए? उसकी फॉर्म में चेंज हुए। तो ये क्या शो कर रहे हैं बेटा? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का उसके सिंबल की वजह से क्या होता है? शो होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर शो होती है। जैसे हाइड्रोजन का H शो होता है, क्लोरीन का Cl शो हो रहा है, सोडियम का Na शो हो रहा है, क्लोरीन का फिर Cl शो हो रहा है। तो ये क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी कंपोजिशन की। उसको क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल
फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूले के अंदर कुछ रूल हैं कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है, जैसे HCl तैयार करना है, NaCl तैयार करना है, H2O तैयार करना है, CO2 तैयार करना है, इस तरह के अगर केमिकल फॉर्मूले आपको बनाने हैं सिंपल कंपाउंड के, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो कुछ रूल हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे। अगर आप इसके रूल पढ़ लिए तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वन बाय वन इनके कुछ रूल पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो 3 रूल हैं इसके। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना है, द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। जो हमारे पास वैलेंसी होती है या चार्ज होता है किसी भी आयन के ऊपर, आयन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये 2 ही चार्ज होते हैं, ठीक है। आयन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों चार्ज हमारे पास क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। सबसे पहला रूल है किसका, केमिकल फॉर्मूले का। अगर आपने केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो दोनों के चार्ज बैलेंस होने चाहिए, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना उसके ऊपर नेगेटिव, दोनों के चार्ज बैलेंस होने चाहिए। वो कैसे बैलेंस होंगे वो हम आगे करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सुनो ध्यान से, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर मान लो कि कोई कंपाउंड तैयार हो रहा है किसकी वजह से, मेटल और नॉन मेटल की वजह से, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड तैयार हो रहा है बेटा किसकी वजह से, मेटल और नॉन मेटल की वजह से, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो नेम और सिंबल हैं मेटल के सबसे पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। नेम और सिंबल क्या होंगे बेटा, मेटल के सबसे पहले लिखे जाएंगे। कैसे, मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, HCl है, ठीक है। तो H हमारे पास क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, C क्या है, कार्बन क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। आपको पता होगा ना। तो इसका मीनिंग, जब भी हम कोई कंपाउंड तैयार करेंगे, ये कंपाउंड तैयार हो रहे हैं हमारे पास, तो कंपाउंड के अगर मान लो कि कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बन रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नेम या सिंबल लिखेंगे वो मेटल का लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल का। तो सिंबल सबसे पहले किसका लिख रखा है, मेटल का, फिर नॉन मेटल का। पहले मेटल का सिंबल लिख रखा है, फिर नॉन मेटल का। पहले किसका सिंबल लिख रखा है, मेटल का, फिर नॉन मेटल का। पहले सिंबल किसका लिखा है, मेटल का, फिर नॉन मेटल का। तो अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में कंबाइन होके क्या तैयार कर रहे हैं बेटा, कंपाउंड बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो सिंबल लिखेंगे हम किसका लिखेंगे, मेटल का लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक और रूल होता है कि हमेशा हम मेटल को लेफ्ट साइड लिखेंगे और हमारे पास नॉन मेटल को राइट साइड लिखेंगे। तो इसमें भी क्या है, मेटल को क्या लिखा है, लेफ्ट साइड, और क्लोरीन को क्या लिखा है, राइट साइड। सोडियम को क्या लिखा है, लेफ्ट साइड, क्लोरीन को क्या लिखा है, राइट साइड। हाइड्रोजन को क्या लिखा है, लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन को क्या लिखा है, राइट साइड। सी को क्या लिखा है, लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन को क्या लिखा है, राइट साइड। तो इसके अंदर ये रूल है कि हमारे पास अगर मेटल और नॉन मेटल हमारे पास हो, तो सबसे पहले उसका जो सिंबल या उसका जो नाम लिखा जाएगा वो क्या होगा, सबसे पहले मेटल का लिखा जाएगा, नॉन मेटल का बाद में लिखा जाएगा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या लिखे जाएंगे बेटा, मेटल, और राइट साइड क्या लिखे जाएंगे, नॉन मेटल। ये आपको पता लग गया रूल का, ठीक है, अच्छे से पता लग गया होगा, ओके। दूसरा देखो हमारे पास क्या होता है, थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल के अंदर देखो, ध्यान से सुनना, थर्ड रूल, इफ कंपाउंड फॉर्म्ड विद दी पॉली एटॉमिक आयंस। अगर हमारे पास कंपाउंड जो तैयार हो रहा है, मान लो जो कंपाउंड तैयार हो रहा है वो पॉली एटॉमिक आयन से तैयार हो रहा है। अब सुनो, ये पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास आयन ग्रुप की फॉर्म में हो, आपने कभी देखा होगा ऐसा, आयन अगर हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में हो, ये O और H दोनों ग्रुप की फॉर्म में, एक और देख लो MgOH2, तो यहाँ पे भी OH किसकी फॉर्म में है, ग्रुप की फॉर्म में, ये तो अलग है, ये ग्रुप की फॉर्म में है। तो जो आयन अगर हमारे पास क्या हो बेटा, ग्रुप की फॉर्म में हो, उस आयन को क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। याद रख लेना, जो हमारे पास आयन किसकी फॉर्म में हो बेटा, ग्रुप की फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। और पॉली एटॉमिक आयन को हमेशा किस में लिखा जाता है बेटा, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। पॉली एटॉमिक आयंस को लिखने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Ca, ये 2 हैं, इकट्ठे हैं,
तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा MgOH, ये दोनों इकट्ठे हैं, इसके लिए ब्रैकेट यूज़ होगी, ठीक है। तो ये होता है, एक ये रूल होता है, ओके। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो, इसके अंदर एक और रूल होता है। अगर मान लो कि पॉली एटॉमिक आयन जो है अगर वो एक शो कर रहा है, जैसे मान लो कि Na और OH, इसके ऊपर जो चार्ज है मान लो कि एक ही शो करता है, मान लो कि ये चार्ज एक शो कर रहा है, तो ब्रैकेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक और रूल होता है, अगर मान लो कि ये एक शो कर रहा है तो इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर ये क्या करेगा, 2 शो करेगा या यहाँ पे 3 आएंगे, तब भी हम क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 रहा तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये थे बेटा राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। दूसरा क्या था, रूल क्या थे, वैलेंसी और चार्ज को हमने क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है। जब भी कंपाउंड हमारे पास बनेगा मेटल और नॉन मेटल का, तो सबसे पहले नाम और सिंबल किसके लिखे जाएंगे, मेटल के, बाद में नॉन मेटल के। मेटल को लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, नॉन मेटल को राइट साइड लिखा जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या था, अगर कंपाउंड हमारे पास तैयार हो रहा है पॉली एटॉमिक आयन का, पॉली एटॉमिक आयन के अंदर क्या होंगे, आयन अगर 2 इकट्ठे होंगे उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, और उनके हमेशा आयन अगर हमारे पास क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, अगर उनका मान लो कि जो चार्ज है उनके ऊपर मान लो अगर वो 1 हो, ठीक है, तो उनको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक ये भी रूल इसके अंदर होता है, ओके। तो आज हमने बेटा क्या डिस्कस कर लिया, केमिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं। तो कल हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, कल केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अच्छे से टेबल प्रिपेयर कर लेना, जो भी टेबल इसके अंदर दे रखी हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।